हेलो स्टूडेंट। सो इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम लोग गेट 2025 में जितने भी मशीन डिजाइन के क्वेश्चंस आए थे वो सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। इस बार अच्छा खासा वेटेज था मशीन डिजाइन का, इवन केवल इस बार नहीं, लास्ट ईयर भी अच्छा वेटेज था। इस बार अगर हम लोग बात करें तो टोटल 6 मार्क्स के क्वेश्चंस आए थे मशीन डिजाइन के। और ये 6 मार्क ऐसे थे, अगर तुम लोग मेरी क्लास अच्छे से अटेंड किए होगे, इवन क्रैश कोर्स भी अगर पूरा देखे होगे जो मैंने यूट्यूब में लिया था, तो ये 6 मार्क तुम लोग के कंफर्म हो गए होंगे। ठीक है, एक एक करके हम लोग इसके सॉल्यूशन डिस्कस करते हैं। ये पहला क्वेश्चन से वेल्डेड जॉइंट का है ये क्वेश्चन, और ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। और इसमें एक छोटा सा कंट्रोवर्सी था, जिस दिन पेपर अगर हम लोग सॉल्यूशन डिस्कस करे तो उस दिन मैं ये बोला भी था। ठीक है, बट गेट ने वो सारे कंट्रोवर्सी को हटा दिया। मैं कैसे बताऊंगा। जैसे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को देखोगे ना, तो यहाँ क्या देख रहा है, 2 प्लेट्स ऑफ थिकनेस 10 mm, अच्छी बात है, आर टू बी ज्वाइंट बाई अ ट्रांसवर्स फिलेट बोल्ट ऑन वन साइड एंड द रिजल्टिंग स्ट्रक्चर इज लोडेड एज शोन इन फिगर। तो ये ट्रांसवर्स ट्रांसवर्स कैसे, अगर मैं वेल्ड के लेंथ के अलोंग लाइन बनाऊं, ये वेल्ड का थिकनेस साइड का सेक्शन है और लेंथ ऐसे आएगा, तो वेल्ड का लेंथ ये फोर्स के परपेंडिकुलर है क्या, और जब भी फोर्स वेल्ड लेंथ के परपेंडिकुलर हो तो ट्रांसवर्स फिलेट वेल्ड की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, और इसमें ये लोड लग रहा है, एक बार के लिए मान लो इसको मैं पी से डिनोट कर देता हूँ, कितना है 5 किलो न्यूटन, तो न्यूटन में कितना हो जाएगा 5000 न्यूटन। प्लेट का थिकनेस 10 mm है। ठीक है, द अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ द वेल्ड मटेरियल इज 150 मेगा पास्कल। अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ दिया है ना, मतलब अल्टीमेट स्ट्रेंथ टेंशन में SUT कितना दिया है 150 मेगा पास्कल, अच्छी बात है। एंड फैक्टर ऑफ सेफ्टी दिया हुआ है 3। ठीक है, यस। अब मेरे को इसका पूछ रहा है कि मिनिमम लेंथ कितना होना चाहिए वेल्ड का ताकि ये फेल ना हो। ठीक है, ये हो गया, बट यहाँ वही कंट्रोवर्सी क्या है, ये नहीं बताया है कि कौन सा थ्योरी ऑफ फेलियर यूज करना है। अब ये क्यों, ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्यों समझ में आएगा। जैसे ध्यान देना ना, हम लोग ये डिस्कस किए, जब भी फोर्स पी ना वेल्ड के लेंथ के परपेंडिकुलर हो, यानी ट्रांसवर्स फिलेट वेल्ड, तो उस केस में ना हम लोग के वेल्ड में नॉर्मल स्ट्रेस भी आता है टेंसाइल नेचर का, और शियर स्ट्रेस भी आता है। अब अगर उसको मैं नॉर्मल पे फेल हो रहा है ये मान के अगर मैं डिजाइन करता हूं, मान लो मैं क्या बोलना चाह रहा है समझना, तो उस केस में मेरे को मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस निकालना पड़ेगा। और ट्रांसवर्स फिलेट वेल्ड में ड्यूरिंग डिजाइन, जैसे अभी हम लोग डिजाइन कर रहे हैं, या ड्यूरिंग एनालिसिस, अगर हम लोग मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस निकाल रहे हैं ड्यू टू फोर्स, सपोज मैं उसको सीधा सिग्मा टी डैश से डिनोट कर देता हूं, तो वो निकालने का फॉर्मूला होता है टोटल फोर्स पी डिवाइड बाई टोटल थ्रोट का एरिया। और थ्रोट का एरिया क्या होगा, थ्रोट थिकनेस इनटू वेल्ड लेंथ। ठीक है, तो मेरे को ध्यान देना, थ्रोट थिकनेस को हम लोग टी से डिनोट कर रहे हैं, वो मेरे को पता है कैसे, इस प्लेट का थिकनेस 10 mm है। अच्छा, ये फिलेट वेल्ड में ये जो थिकनेस है इसको साइज ऑफ द वेल्ड बोलते हैं क्या, जिसको एस से डिनोट करते हैं। और अगर प्लेट का थिकनेस 10 mm है तो यहाँ एच की वैल्यू भी कितनी होगी 10 mm, यहाँ लिख दे रहा हूँ। ये 10 mm क्या हो गया, साइज ऑफ द वेल्ड। मेरे को थ्रोट चाहिए, थ्रोट थिकनेस टी निकालने का फॉर्मूला होता है h/√2। थ्रोट क्या होता है, मिनिमम थिकनेस ऑफ द फिलेट वेल्ड, और वो हमेशा साइज/√2 होता है। साइज कितना है 10 mm डिवाइड बाई √2, तो ये निकाल लेता हूँ क्योंकि इसका मेरे को जरूरत पड़ेगा। ये कितना आएगा 10 डिवाइड बाई √2, यह आ रहा है 7.071 mm। ठीक है, ठीक है, तो मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस निकालने का फॉर्मूला क्या, पी अपॉन थ्रोट क्या है, और थ्रोट एरिया क्या होगा, थ्रोट थिकनेस टी इंटू एल। पी पता है, टी पता है, एल अननोन है, वही निकालना है। ये हो गया। बट ये हम लोग कब निकालेंगे, जब नॉर्मल स्ट्रेस के बेसिस पे या टेंसाइल स्ट्रेस के बेसिस पे डिजाइन करेंगे। जनरली अगर क्वेश्चन में केवल परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेस दिया हुआ है तो हम लोग नॉर्मल पे लेके डिजाइन कर लेते हैं, अगर बताया नहीं है किस पे लेके डिजाइन करना है तब। लेकिन अगर हम लोग यहाँ ये मान के चलें कि वेल्ड में शियर फेलवर हो रहा है, यानी शियर पे लेके डिजाइन करें, तब मैक्सिमम शियर स्ट्रेस निकालना पड़ेगा। यस, अब मैक्सिमम शियर स्ट्रेस निकालने का भी जो फॉर्मूला होता है ना, मान लो उसको मैं टाउ टी डैश बोलूं, ठीक है, तो ड्यूरिंग एक्चुअल फॉर्मूला बात करें ना, तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस का अलग होता है। लेकिन हम लोग ट्रांसवर्स वेल्ड में जब भी हम लोग एनालिसिस करते हैं तो ड्यूरिंग डिजाइन यही फॉर्मूला लेके चलते जो निकाल लिख रहा हूं मैं। और वो फॉर्मूला यहाँ भी वही है, टोटल फोर्स पी अपॉन थ्रोट कैरियर, यानी मैं मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस निकाल रहा हूँ तो भी यही फॉर्मूला है, मैक्सिमम शियर के लिए भी यही फॉर्मूला है। ठीक है, अगर क्वेश्चन में परमिसिबल शियर स्ट्रेस दिया होता ना, तब तो कोई कंफ्यूजन नहीं, हम लोग शियर पे लेके डिजाइन करते हैं और मैक्सिमम शियर स्ट्रेस निकालने का फॉर्मूला ये है। ठीक है, अगर क्वेश्चन में परमिसिबल टेंसाइल दिया है तो इसको, बट दिक्कत क्या है, क्वेश्चन में टेंसाइल स्ट्रेंथ दिया, अब ये मत बोला टेंसाइल स्ट्रेंथ दिया तो केवल टेंशन पे लेके डिजाइन कर सकते हैं, नहीं। टेंसाइल स्ट्रेंथ दिया है तो अगर मैं ट्रेस्कास थ्योरी ऑफ फेलियर यूज करूं तो उससे मैं शियर स्ट्रेंथ भी निकाल सकता हूं। इवन केवल ट्रेस्का क्या, कोई भी थ्योरी ऑफ फेलियर से शियर स्ट्रेंथ भी निकाल सकते हो। तो यहां मैं इसको शियर पे भी लेकर डिजाइन कर सकता था। उसके लिए फिर क्या करना चाहिए सर, एग्जामिनर को बताना चाहिए सर, लेकिन बताया नहीं है। तो बताया नहीं है तो हम लोग पहला अप्रोच क्या रखेंगे, ये मैं क्लास में भी बोलता हूं ना, कि अगर क्वेश्चन में टेंसाइल स्ट्रेंथ दिया है, नहीं बताया ट्रांसवर्स फिलेट वेल्ड में, तो एक बार के लिए उसको टेंशन पे लेके डिजाइन करो। बट जरूरी नहीं है वो सही हो, क्योंकि एक्चुअल में ना शियर से ज्यादा सेफ डिजाइन होता है,
बट उसके लिए ना क्वेश्चन में बताना चाहिए था, क्योंकि थ्योरी ऑफ फेलियर भी तो कई सारा है मेरे पास। फिर मैं ट्रेस्का थ्योरी ऑफ फेलियर है, डिस्टॉर्शन है, कौन सा ये भी नहीं बताया है। अगर क्वेश्चन में शियर स्ट्रेंथ दिया होता तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, तब तो शियर पे लेके डिजाइन करते। कंफ्यूजन क्यों क्रिएट हुआ? क्योंकि मेरे को क्वेश्चन में टेंसाइल स्ट्रेंथ दिया था और थ्योरी ऑफ फेलियर नहीं बोला है। तो एक बार के लिए मैं क्या करता हूँ ना, दोनों पे लेके डिजाइन करता हूँ। तो अगर मैं इसको टेंशन पे लेके डिजाइन करूं तब तो मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस निकालेंगे। अगर मैं टेंशन पे लेके डिजाइन करूं तो मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस जो सिग्मा टी डैश है, ठीक है। और ये क्या होगा, मटेरियल का जो अल्टीमेट स्ट्रेंथ है दैट इज अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ सेफ होने के लिए, यानी एसयूटी के बराबर या उससे कम होना चाहिए। डिजाइन कर रहे हो तो एसयूटी को एसयूटी अपॉन एफएस से रिप्लेस करोगे और लिमिटिंग वैल्यू निकालते समय इक्वल टू साइन टिक कर दोगे, ठीक है। और मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस कितना है, पी अपॉन टी एल इक्वल टू एस यू टी अपॉन एफ एस। अब यहाँ पुट कर दो। पी कितना है सर, 5000 डिवाइड बाई थ्रोट थिकनेस कितना है 7.071, एल लेंथ ऑफ द वेल्ड है, एस यू टी 150 मेगा पास्कल और फैक्टर ऑफ सेफ्टी 3 है। तो यहाँ से अगर मैं एक बार लिमिटिंग वैल्यू ऑफ लेंथ निकालूँ, ठीक है, ये हो गया। तो कितना आ रहा है 5000 डिवाइड बाई 7.071 डिवाइड बाई 150 मल्टीप्लाई बाई 3, यार है, चेक कर लेना 14.142। पक्का है कुछ लोग ये टिक करके आए होंगे या ये मार्क करके आएंगे, नेटी क्वेश्चन था ना एमएम। तो जो ये टिक किया है, चूंकि गेट में बताया नहीं था किस पे लेके डिजाइन करना है, तो ये आंसर पक्का रेंज पे देना चाहिए गेट को, ठीक है, ये हो गया। और अच्छी बात ये है कि ये रेंज पे था। एक्चुअल में एग्जामिनर ने इसके 2-3 रेंज प्रोवाइड किए थे, तो ये रेंज पे था। लेकिन सर अगर हम लोग सीयर के अनुसार डिजाइन करें, हाँ, तो सीयर के अनुसार डिजाइन करें ना, तो मैक्सिमम सीयर स्ट्रेस तो निकालोगे, ये हो गया। अब एक्चुअल में ये मटेरियल के सीयर स्ट्रेंथ के बराबर या उससे कम होना चाहिए, बट क्वेश्चन में तो टेंसाइल स्ट्रेंथ दिया है, और टेंसाइल स्ट्रेंथ दिया था और थ्योरी ऑफ फेलियर नहीं बताया था, इसीलिए तो मैं टेंशन पे लेके डिजाइन किया। बट मान लो हम लोग ये मान लें कि चूंकि सीयर पे लेके ज्यादा सेफ डिजाइन होता है, तो हम लोग उस पे लेके डिजाइन करें, तो फिर कौन सा थ्योरी ऑफ फेलियर यूज करोगे, क्योंकि टेंसाइल स्ट्रेंथ दिया है। सर ट्रेस्का, डिस्टॉर्शन कई सारे हैं, ठीक है। तो जनरली ट्रेस्का और डिस्टॉर्शन ज्यादा यूज होता है ना, तो अगर नहीं बताया तो एक बार के लिए मैं ट्रेस्का लेके डिजाइन कर लेता हूँ। बट ये मैं कंफर्म हूँ कि तुम लोग ट्रेस्का की जगह डिस्टॉर्शन भी ले लेते हैं ना, तो वो भी रेंज में होता, ठीक है, ये हो गया। बट एक बार हम लोग ट्रेस्का लेके करें, तो ट्रेस्का में क्या होता है ना, एज पर ट्रेस्का थ्योरी ऑफ फेलियर जो शियर स्ट्रेंथ है, क्योंकि ये मैक्सिमम शियर स्ट्रेस ले मैं शियर स्ट्रेंथ बात कर रहा हूँ, वो अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ का 0.5 टाइम्स होता है क्या। तो ट्रेस्का के हिसाब से बात करूँ तो मेरा शियर स्ट्रेंथ 0.5 ऑफ एस होगा। तो ये जो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस है 0.5 एस के बराबर या उससे कम होना चाहिए। डिजाइन कर रहे हो तो एस को एस अपन एफ से रिप्लेस करोगे, उसके बाद लिमिटिंग वैल्यू निकालते समय इक्वल टू साइन। इसकी जगह अगर मान लो डिस्टॉर्शन एनर्जी लेते और यहाँ 0.577 लिख लेते तो वो भी रेंज पे होगा। बट जनरली अगर नहीं दिया तो हम लोग सीयर पे ले रहे हैं, तो यही ट्रेस का यूज कर लेते हैं जनरली इस टाइप के क्वेश्चन में, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, यस, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस अगेन पी अपॉन टी एल दैट इज इक्वल टू 0.5 एस यू टी अपॉन एफ ओ एस, ठीक है। पी कितना है 5000 अपॉन थ्रोट का थिकनेस 7.071 इंटू लेंथ ऑफ द वेल्ड दैट इज इक्वल टू 0.5 एस यू टी कितना है 150 अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना है 3। तो यहाँ से लेंथ ऑफ द वेल्ड निकल जाएगा क्या, यस, 5000 डिवाइड बाई 7.071 इंटू 3 डिवाइड बाई 0.5 डिवाइड बाई 150, ये आ रहा है 28.284 mm। कैलकुलेशन चेक कर लेना, 28.284 m, क्लियर है। और जो गेट ने रेंज प्रोवाइड किया था ना, जो गेट ने रेंज प्रोवाइड किया था उसमें ये वैल्यू भी मेंशन था। तो चिंता नहीं करने का है, तुम लोग चाहे ये टिक करके आए हो चाहे ये टिक करके आओ, दोनों तुम लोग को रेंज पे मिलेगा, ठीक है। पर हाँ एक सीख है कि गेट के एग्जाम में ना ये सब दिक्कत नहीं है, ये सब दिक्कत मेनली ईएस में होता। तो अगर यही क्वेश्चन ईएस में आता ना, तब तो हम लोग केवल टेंसाइल स्ट्रेंथ दिया और नहीं बताया तो टेंशन पे लेके डिजाइन करते। पर शियर स्ट्रेंथ डायरेक्ट दिया होता है या परमिसिबल शियर तो शियर पे लेके डिजाइन करते, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। और टेंसाइल स्ट्रेंथ देके बता देता कि किस पे लेके डिजाइन करना है, तब तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं था, ठीक है, ये हो गया। तो ये इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये अगला क्वेश्चन था, ये तो एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन है जो हम लोग क्लास में डिस्कस करते हैं ना। जैसे इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, द यील्ड स्ट्रेस ऑफ अ मेटल इन यूनी एक्सल टेंशन इज 200 मेगा पास्कल, मतलब टेंसाइल यील्ड स्ट्रेस दिया है। मालूम है इस टेंसाइल यील्ड स्ट्रेस को किससे डिनोट कर देता हूं, एस वाई टी से। एस वाई, वाई फॉर यील्ड स्ट्रेंथ, टी फॉर टेंसाइल यील्ड स्ट्रेस। कितना दिया है 200 मेगा पास्कल, ठीक है। अकॉर्डिंग टू वन माइसेस क्राइटेरिया यील्ड स्ट्रेस पूछ रहा है मटेरियल का अंडर प्योर शियर।
तो अंडर प्योर शियर जो यील्ड स्ट्रेस है उसको मैं SSY से डिनोट कर दे रहा हूँ, Y फॉर यील्ड स्ट्रेस, S फॉर अंडर प्योर शियर। ठीक है, बट ये मेरे को निकालना है किस थ्योरी ऑफ फेलियर से, वो बता दिया है वन माइसेस क्राइटेरिया से। अब इसका हम लोग क्लास में डेरिवेशन भी करते हैं, बाकी मैं लास्ट में एक टेबल बनवाता हूँ जिसमें मैं शियर यील्ड स्ट्रेस, या इसको शॉर्ट में शियर स्ट्रेंथ भी बोल सकते हो, इन टर्म्स ऑफ टेंसाइल स्ट्रेंथ लिखवाता हूँ वेरियस थ्योरी ऑफ फेलियर से। जैसे रैंकाइन थ्योरी ऑफ फेलियर के हिसाब से शियर स्ट्रेंथ होता है टेंसाइल स्ट्रेंथ के ही बराबर, ट्रेस्का या शियर स्ट्रेस थ्योरी ऑफ फेलियर के हिसाब से होता है ये 0.5 SYT। ठीक है, डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी के हिसाब से होता है, या वन माइसेस थ्योरी, ये साइंटिस्ट का नाम है, इसके हिसाब से होता है 0.577 FYT। ठीक है, वैसी हैक्स या स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी ऑफ फेलियर के हिसाब से होता है ये SYT अपॉन √2 इन ब्रैकेट 1+μ। ठीक है, वैसी अगर हम लोग सेंट वेनेंट या नॉर्मल स्ट्रेंथ थ्योरी ऑफ फेलियर के हिसाब से बात करें तो ये होता है SYT अपॉन 1+μ। ठीक है, ये सारा मैं चार्ट बनवाता हूँ, बाकी इसका हम लोग क्लास में डेरिवेशन भी करते हैं। ठीक है, ये हो गया, बट अभी वो डेरिवेशन में नहीं जा रहा हूँ क्योंकि वो क्लास में करते ही हैं। बट इसका मैं एक ट्रिक भी बताता था, तुम लोग अगर रीजन ऑफ सेफ्टी बनाते हो वेरियस थ्योरी ऑफ फेलियर का, तो उसमें जो σ1 इक्वल टू -σ2 वाला लाइन है, उस लाइन पे किसी भी थ्योरी ऑफ फेलियर के रीजन ऑफ सेफ्टी के बाउंड्री का पॉइंट का जो एक्सिस से डिस्टेंस होता है ना, वो हम लोग याद भी रखते हैं, वो शियर स्ट्रेंथ का ही रिलेशन होता है इन टर्म्स ऑफ टेंसाइल स्ट्रेंथ। और वन माइसेस थ्योरी ऑफ फेलियर में वो जो डिस्टेंस है SSY वो होता है 0.577 SYT या फिर SYT डिवाइड बाई √3, 1/√3 0.577 ही होता है। ठीक है, तो ये हम लोग वैल्यू डायरेक्ट भी ध्यान रख सकते हैं, बाकी इसका अगर डेरिवेशन देखना है तो तुम लोग क्लास में जाना। ठीक है, ये हो गया, ये क्या हो जाएगा, तो SSY इज इक्वल टू SYT कितना है 200 डिवाइड बाई √3, तो यहाँ से क्या आ जाएगा शियर यील्ड स्ट्रेस एज पर वन माइसेस या डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी ऑफ फेलियर कितना आ रहा है, ये 200 डिवाइड बाई √3, ये आ रहा है 115.47 मेगा पास्कल, और ये 1 मार्क का क्वेश्चन था, उसी के लायक था। ठीक है, तो दिस इज क्वेश्चन MCQ क्वेश्चन 1 मार्क, 115.47, तो लमसम किसके आसपास है 115.5। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो गया इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन ए। ठीक है, अब आगे मूव करते हैं। ये भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, ये भी 1 मार्क का क्वेश्चन है, तो एकदम बेसिक क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एक शाफ्ट है जिसमें हेलिकल गियर लग रहा है, तो विच वन ऑफ द बियरिंग कैन नॉट बी यूज्ड टू सपोर्ट इट, तो इसको सपोर्ट करने के लिए कौन सा बियरिंग यूज नहीं कर सकते। तो मेरे को ये पता होना चाहिए ना, हेलिकल जब भी इस पर गियर आता है ना, तो उसमें मेरा जो बियरिंग या शाफ्ट में है ना, उसमें रेडियल लोड भी आएगा और एक्सियल या थ्रस्ट लोड भी आएगा। तो जो भी बियरिंग ना इन दोनों में कोई भी एक लोड कैरी नहीं कर पा रहा है, या दोनों ही नहीं कैरी कर पा रहा है, जाहिर सी बात है उस बियरिंग को यूज नहीं कर सकते, और जो दोनों के कैरी करने में कैपेबल हो तो यूज कर सकते हो। और मेरे को पूछा कौन सा यूज नहीं कर सकते, एंगुलर कॉन्टैक्ट बॉल बियरिंग, मेरे को पता है एंगुलर कॉन्टैक्ट बॉल बियरिंग, एंगुलर कॉन्टैक्ट बियरिंग सॉरी, रेडियल लोड भी कैरी करता है, एक्सियल लोड भी कैरी कर सकता है, तो इसको यूज कर सकते हैं। और जो यूज कर सकते हैं वो आंसर नहीं होगा, क्योंकि कौन सा यूज नहीं कर सकते पूछा है। ठीक है, डबल रो बॉल बियरिंग भी हम लोग का रेडियल लोड भी कैरी करता है, एक्सियल लोड भी कैरी कर सकते हैं, इसलिए ये यूज कर सकते हैं, और चूंकि ये यूज कर सकते हैं तो ये भी आंसर नहीं होगा। स्ट्रेट रोलर बियरिंग ना केवल और केवल रेडियल लोड कैरी करने के लिए यूज कर सकते हैं, इट कैन नॉट कैरी, ये मेरा रेडियल लोड तो कैरी कर सकता है बट ये एक्सियल लोड कैरी नहीं कर सकता। इसका एक मैं सिमेट्रिक डायग्राम भी बना देता हूं, बाकी का तो चलो नहीं बना रहा। जैसे अगर हम लोग यहाँ बात करें ना, तो ये इसका सिमेट्रिक डायग्राम कैसे बनता है, मान लो ये शाफ्ट है, ये इनर रेस है, इनर रेस शाफ्ट में माउंट होता है। ठीक है, इनर रेस में रोलिंग एलिमेंट अटैच करेंगे, और स्ट्रेट रोलर बियरिंग में ये सिलेंड्रिकल रोलर टाइप का रोलिंग एलिमेंट होता है, और रोलिंग एलिमेंट लाइन कॉन्टेक्ट बनाता है यहाँ पर किससे, आउटर रेस, और ये आउटर रेस ही मेरा सपोर्टिंग स्ट्रक्चर से कनेक्ट होता है, तो अल्टीमेटली सपोर्ट करने वाला यही है। ठीक है, अब इमेजिन करना ना, मैं रेडियल लोड लगाऊं, मान लो मैं इसको नीचे की तरफ ले जा रहा हूँ, ये लोड रेडियल लोड है, तो ये नहीं जा पाएगा। क्यों नहीं जा पाएगा, क्योंकि ये नीचे की तरफ ले जाने की कोशिश करूंगा तो इनर रेस और ये रोलिंग एलिमेंट नीचे जाएगा, बट ये आउटर रेस का ये सरफेस रोक देगा क्या, यस। तो ये रेडियल लोड तो कैरी कर ले रहा है, बट अगर मैं एक्सल लोड लगाऊं, मान लो इधर कोई लोड लगाता हूं, तो ये शाफ्ट इनर रेस और रोलिंग एलिमेंट को इधर ले जाने की कोशिश करेगा, बट इधर ले जाने की जब कोशिश करेगा तो आउटर रेस का कोई भी पार्ट इसको कैरी या सपोर्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, और नहीं कर रहा है तो ये इस डायरेक्शन का रेडियल लोड कैरी नहीं कर सकता। सिमिलरली अगर इस डायरेक्शन में रेडियल लोड लगाते तो ये शाफ्ट इनर रेस और रोलिंग एलिमेंट को इधर ले जाने की कोशिश करेगा, उसको भी आउटर रेस नहीं रोक पाएगा, मतलब ये एक्सियल लोड को कैरी नहीं कर पा रहा है। दैट्स व्हाई ये बियरिंग में हेलिकल स्पर गियर को सपोर्ट करने के लिए यूज नहीं कर सकता, और चूंकि इसको यूज नहीं कर सकते इसलिए सी को टिक करेंगे।
टेपर रोलर बियरिंग भी हम लोग को पता है ये रेडियल और एक्सेल और दोनों कैरी कर सकता है, तो ये यूज कर सकते हैं, और ये यूज कर सकते हैं तो इसको टिक नहीं करेंगे। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन सी। ये भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन था, 1 मार्क का। ठीक है, ये हो गया, 3 क्वेश्चन हो गए। पहला वेल्डेड जॉइंट वाला क्वेश्चन 2 मार्क का और 2 1 मार्क, 4 मार्क। ये लास्ट क्वेश्चन ये भी 2 मार्क का है, 4 और 2 6। ठीक है, सोडरबर्ग क्राइटेरिया से इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, ये डिजाइन अगेंस्ट फ्लक्चुएटिंग लोडिंग चैप्टर का है, और सोडरबर्ग तो हम लोग पहला ही क्राइटेरिया पढ़ते हैं जब फ्लक्चुएटिंग स्ट्रेस कंडीशन में डिजाइन करते हैं। क्या बोल रहा है इस क्वेश्चन में, द एंडोरेंस लिमिट ऑफ अ स्पेसिफिक ग्रेड ऑफ स्टील इज सेम एज इट्स यील्ड स्ट्रेंथ। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एंडोरेंस लिमिट। अच्छा, क्वेश्चन में ये बताया नहीं करेक्टेड है कि थ्योरेटिकल, तो एक बार के लिए इसको थ्योरेटिकल या स्टैंडर्ड मान के चलोगे। ठीक है, हाँ, कोई करेक्शन फैक्टर नहीं दिया तो यही करेक्टेड एंडोरेंस लिमिट हो जाएगा। और क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ये किसके बराबर है, मटेरियल के यील्ड स्ट्रेंथ यानी SYT के बराबर। ठीक है, द अल्टीमेट स्ट्रेस ऑफ दिस स्टील इज ट्वाइस ऑफ यील्ड स्ट्रेंथ। तो अल्टीमेट स्ट्रेंथ यानी SUT बात करा है, वो SYT का डबल है। ठीक है, यस, अ कंपोनेंट इज मेड ऑफ स्टील इज लोडेड इन टेंशन एंड अनलोडेड पीरियोडिकली। तो एक तो इसको टेंशन पे लोड कर रहे हैं और उसको पूरा अनलोड कर दे रहे हैं पीरियोडिकली। पीरियोडिकली मतलब वो एक साइक्लिक मैनर में होगा। अच्छा, जब पूरा अनलोड कर देंगे उस समय कोई भी स्ट्रेस नहीं आएगा, और जब टेंशन पे पीरियोडिकली लोड कर रहे हो तो एक समय मतलब एक मैक्सिमम वैल्यू तक जाएगा, फिर उसको अनलोड कर दोगे तो फिर स्ट्रेस जीरो हो जाएगा। क्या, तो मैं बोलूँ क्या, एक तो यहाँ पर टेंसाइल स्ट्रेस आएगा, और ये टेंसाइल स्ट्रेस कहाँ से कहाँ फ्लक्चुएट करेगा, जीरो, क्योंकि जब पूरा अनलोड कर दिए हो तो स्ट्रेस जीरो होगा, से कुछ मैक्सिमम वैल्यू, मान लो उस मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस को मैं सिग्मा से डिनोट कर देता हूँ, तो ये जीरो से सिग्मा फ्लक्चुएट करेगा, मतलब एक तरह से ये रिपीटेड स्ट्रेस कंडीशन का केस हो गया। ठीक है, ये हो गया, यस, क्लियर। Now it is required that component does not fail for 10 to the power 6 cycle loading cycle। 10 to the 6 मतलब एक तरह से ना मतलब एक तरह से इसके कोरस्पोंडिंग जो लाइफ फटीग स्ट्रेंथ होता है कंप्लीटली रिवर्स के लिए, वो एंडोरेंस लिमिट, मतलब मैं कंप्लीट फटीग स्ट्रेंथ जहां लेने का बात आएगा वहां एंडोरेंस लिमिट को लेके चलना, क्योंकि 10 to the 6 साइकिल लाइफ के कोरस्पोंडिंग जो फटीग स्ट्रेंथ है उसको एंडोरेंस लिमिट बोलते हैं। ठीक है, एज पर सोडरबर्ग क्राइटेरिया, मेरे को कौन से क्राइटेरिया से डिजाइन करना है, सोडरबर्ग्स क्राइटेरिया। ठीक है, विथ फैक्टर सेफ्टी 2, तो मेरे को फैक्टर सेफ्टी 2 लेके डिजाइन करना है। ठीक है, एंड मैक्सिमम अप्लाइड टेंसाइल स्ट्रेस इज, मतलब ये जो स्ट्रेस लगाए इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, तो अगर ये जीरो से सिग्मा फ्लक्चुएट करा है तो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो सिग्मा है क्या, तो मेरे को सिग्मा की लिमिटिंग वैल्यू पूछा है और ये एक सोडरबर्ग क्राइटेरिया से निकालना है। अच्छा, किसी फ्लक्चुएटिंग स्ट्रेस में ना किसी भी क्राइटेरिया से निकालो, मेरे को पहले क्रिटिकल पॉइंट का एम्पलीट्यूड स्ट्रेस और मीन स्ट्रेस निकालना पड़ेगा। ये स्ट्रेस 0 टू सिग्मा फ्लक्चुएट कर रहा है, मतलब ये रिपीटेड स्ट्रेस कंडीशन, और रिपीटेड में मेरे को पता है कि एम्पलीट्यूड स्ट्रेस और मीन स्ट्रेस बराबर होता है, और वो ये फ्लक्चुएशन का मैक्सिमम स्ट्रेस जो है सिग्मा उसका हाफ होता है, यानी ये सिग्मा बाई 2 के बराबर होगा। क्या सर, ये तो मेरे को नहीं पता था। अरे मेरे भाई, फॉर्मूला से निकाल लो ना। एम्पलीट्यूड स्ट्रेस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, मैक्सिमम माइनस मिनिमम डिवाइड बाई 2। मैक्सिमम कितना है, सिग्मा, माइनस मिनिमम 0 डिवाइड बाई 2, तो सिग्मा माइनस 0 डिवाइड बाई 2 करोगे तो एम्पलीट्यूड आएगा सिग्मा बाई 2। अगला मीन, मीन स्ट्रेस निकालने का फॉर्मूला होता है मैक्सिमम प्लस मिनिमम डिवाइड बाई 2। मैक्सिमम सिग्मा प्लस मिनिमम 0, सिग्मा प्लस 0 सिग्मा डिवाइड बाई 2, तो वो भी कितना आएगा, सिग्मा बाई 2। ये हो गया। ठीक है, अब जैसे ही ये निकल गया ना, तो अब मैं सोडरबर्ग क्राइटेरिया चूंकि डिजाइन करना है तो उसका ग्राफ बना लेता हूँ। उसका ग्राफ कुछ कैसा बनता है। ठीक है, तो हम लोग ग्राफ में क्या करते हैं ना, वाई एक्सिस में लेते हैं एम्पलीट्यूड स्ट्रेस, एक्स एक्सिस में लेते हैं मीन स्ट्रेस। इस क्राइटेरिया का जो फेलवर लाइन है ना वो एक स्ट्रेट लाइन बनता है। वो क्या बोलता है, एज पर सोडरबर्ग क्राइटेरिया एम्पलीट्यूड स्ट्रेस वाले एक्सिस में जो क्राइटेरिया ऑफ फेलवर होता है वो होता है करेक्टेड एंडोरेंस लिमिट यानी SE के बराबर, अगर मैं या तो इनफाइनेट लाइफ या 10 टू द पावर, क्योंकि 6 लाइफ के लिए डिजाइन कर रहे हो, क्योंकि 10 टू 6 लाइफ के लिए फटीग स्ट्रेंथ एंडोरेंस लिमिट के बराबर होता है। ठीक है, तो एम्पलीट्यूड स्ट्रेस वाले केस में, उस केस में क्राइटेरिया ऑफ फेलर लेंगे करेक्टेड एंडोरेंस लिमिट को। सोडरबर्ग क्राइटेरिया बोलता है मीन स्ट्रेस वाले एक्सिस में हम लोग क्राइटेरिया ऑफ फेलर लेके चलते हैं एज पर सोडरबर्ग क्राइटेरिया यील्ड स्ट्रेंथ यानी SYT को। और अगर इन दोनों को स्ट्रेट लाइन से मिलाते हैं ना, तो दैट लाइन इज सोडरबर्ग लाइन, ये सोडरबर्ग लाइन है। और एक्चुअल डिजाइन अगर इससे बनने वाले रीजन के अंदर है तो दैट विल बी सेफ एज पर सोडरबर्ग क्राइटेरिया। ठीक है, ये हो गया, यस। तो अब इसके हिसाब से अगर मेरे को डिजाइन इक्वेशन लिखना है ना, तो सबसे पहले इस लाइन का इक्वेशन लिखो। और लाइन का इक्वेशन लिखने का एक तरीका क्या होता है, एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1, जहां ए एक्स एक्सिस इंटरसेप्ट और बी वाई एक्सिस इंटरसेप्ट। तो अगर यहाँ देखो, यहाँ एक्स एक्सिस मतलब सिग्मा मीन वाला एक्सिस अपॉन एक्स एक्सिस इंटरसेप्ट SYT प्लस वाई एक्सिस यानी सिग्मा एम्पलीट्यूड वाला एक्सिस अपॉन वाई एक्सिस इंटरसेप्ट SE करेक्टिंग लिमिट्स दैट इज इक्वल टू 1। ये तो लाइन का इक्वेशन हो गया।
लेकिन हम लोग डिजाइन करें तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेके चलेंगे। फैक्टर ऑफ सेफ्टी के लिए क्या करते हैं, स्ट्रेंथ को रिप्लेस करते हैं स्ट्रेंथ अपॉन एफओएस से। यहाँ स्ट्रेंथ वाला दो चीज़ है, एसवाईटी और एसई। तो डिजाइन करते समय एसवाईटी को रिप्लेस करेंगे एसवाईटी अपॉन एफओएस से, एफओएस ऊपर आ जाएगा, एसई को एसई अपॉन एफओएस। अच्छा, यहाँ भी ऊपर में एफओएस, यहाँ भी ऊपर में एफओएस, कॉमन लेके और कॉमन लाके इधर ले आओगे तो यहाँ नीचे चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/एफओएस। तो ये सोडरबर्ग क्राइटेरिया से डिजाइन इक्वेशन। अब क्रिटिकल पॉइंट का जो सिग्मा मीन है वो सिग्मा/2 के बराबर है अपॉन एसवाईटी। एसवाईटी रहने दो या इसको एंडोरेंस लिमिट के टर्म में लिख दो, क्योंकि ना यहाँ सारा ऑप्शन एंडोरेंस लिमिट के टर्म में है। ठीक है, और अच्छा मेरे को पता है एस ई स्टैंडर्ड एसवाईटी के बराबर है, एसवाईटी ट्वाइस ऑफ एसवाईटी के बराबर है, या चाहो तो सबको पहले एसवाईटी के टर्म में लिख दो। व्हाट अबाउट करेक्टेड एंडोरेंस लिमिट? कोई भी करेक्शन फैक्टर नहीं दिया है, तो जो स्टैंडर्ड एंडोरेंस लिमिट है उसी को भी हम लोग करेक्टेड एंडोरेंस लिमिट लेके चलेंगे। तो यहाँ करेक्टेड एंडोरेंस लिमिट एस ई, एस ई स्टैंडर्ड और एसवाईटी सब बराबर है। ठीक है, और एस यू टी ट्वाइस ऑफ एसवाईटी है। ठीक है, ठीक है, तो एस वाई टी को क्या मैं एस ई से रिप्लेस कर सकता हूँ क्या? यस, प्लस सिग्मा एम्पलीट्यूड सिग्मा/2 और ये एस ई आई रहे नीचे, इक्वल टू 1 अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी। फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना है दोस्त? 2 ना, चेक कर लो। यस, तो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो सिग्मा ट्वाइस ऑफ एस ई प्लस सिग्मा, तो ये आ जाएगा सिग्मा अपॉन एस ई इक्वल टू 1/2। यहाँ से सिग्मा क्या आ रहा है? एस ई डिवाइड बाई 2। और यू कैन ऑल्सो से इट इज एंड एस ई और एस ई स्टैंडर्ड सेम है ना। ठीक है, तो इट इज एंडोरेंस लिमिट का हाफ, और ऐसी एसवाईटी के बराबर है तो यील्ड स्ट्रेंथ का भी हाफ बोल सकते हो। ठीक है, तो अभी सारा ऑप्शन में वो एंडोरेंस लिमिट के टर्म में पूछा, तो यहाँ मैं बोलूँ क्या मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस जो है वो एंडोरेंस लिमिट का हाफ आ रहा है। कौन से ऑप्शन से मैच कर रहा है? ऑप्शन बी। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन पे का जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन बी। ठीक है, तो ये हम लोगों ने मशीन डिजाइन के 4 क्वेश्चन कर लिए, टोटल 4 क्वेश्चन थे 6 मार्क के। एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन ये है कि कई लोग सोचते हैं ना कि मशीन डिजाइन का वेटेज कम है, अभी 1-2 साल से तो पता चल जाएगा कि इसका वेटेज बढ़ गया है। ऐसा नहीं है, वेटेज बढ़ गया, कभी बढ़ गया कभी कम आता ये सर गेट में कोई फिक्स वेटेज नहीं क्या? ये भी सच्चाई है, गेट में इंडिविजुअल सब्जेक्ट का कोई फिक्स वेटेज नहीं है। ठीक है, हाँ तुम लोग ये बोल सकते हो कि गेट में अगर हम लोग मैकेनिकल ब्रांच बात करें तो वो कई सेक्शन पे बटा हुआ है, मैं सारे सेक्शन पे अभी नहीं जा रहा। इसमें एक सेक्शन आता है डिजाइन सेक्शन, जिसमें जो सब्जेक्ट है वो होता है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, मशीन डिजाइन, थ्योरी ऑफ मशीन एंड वाइब्रेशन, ये 5 सब्जेक्ट होते हैं। ठीक है, ये लगभग फिक्स है कि इन 5 सब्जेक्ट से मिला के लगभग 24 या 23 या 25, 23 से 25, जनरली 24 वेटेज है, बट एक आध नंबर का कई बार ऊपर नीचे हो जाता है, तो लगभग इन 5 से मिला के लगभग 24 नंबर का क्वेश्चन आता है। बट 24 में स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से कितना आएगा, ईएम से कितना आएगा, सॉम से कितना आएगा, एमडी से कितना आएगा, ये फिक्स नहीं है। जैसे पहले सॉम से ज्यादा था, तब बीच में ईएम का वेटेज बढ़ गया था, टॉम का वेटेज बढ़ गया था, अभी एमडी का बढ़ रहा है। ठीक है, तो कभी हो सकता है ईएम से ज्यादा है, कभी हो सकता है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स से कम है, कभी सॉम से ज्यादा है, सॉम से कम है, एमडी से ज्यादा है, एमडी से कम है। लेकिन हाँ, इन 5 सब्जेक्ट का मिला के लमसम वेटेज है 24 मार्क्स। तो कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन ये है कि 5 सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ना है, बेसिक्स को कवर करके पढ़ना है। हाँ, जितना गेट के रिलेवेंट है उतना पढ़ना है, बट पढ़ना 5 सब्जेक्ट को कोई भी छोड़ के नहीं जाना है। जो भी आगे गेट की तैयारी कर रहा होगा उसके लिए इस पेपर से हम लोग एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं। ओके।